तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक कैसल जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होता है। फिर हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे लीडर बैठे होते हैं और लीडर का नाम होता है अलायंस लीडर देन हेजिंग। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीडर अपने एडवाइज़र को बोल रहे होते हैं यहाँ तो स्नो हो रहा है। फिर उसका एक एडवाइज़र होता है जिसका नाम बेक पियो होता है। बेक पियो को बोलते हैं तुम्हारे बच्चे तो इसे बहुत पसंद करेंगे। और साथ ही में किंग ये भी बोलते हैं कि अब तो वो 3 साल के पूरे हो चुके होंगे, क्या मैं सही हूँ? फिर सब चुप हो जाते हैं और फिर धीरे से बोलता है एडवाइज़र, नहीं सर वो तो 6 साल के होने वाले हैं। फिर लीडर कहता है क्या? फिर लीडर थोड़ा सा हंसता है और बोलता है अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला इतना सारा टाइम बीत गया। फिर एडवाइज़र धीरे से बोलता है सर आपने कुछ दिन पहले ये सेम सवाल पूछा था। फिर लीडर बोलते हैं ओह। फिर लीडर सोचते हैं ये दिन ब दिन मुझे क्या हो रहा है। फिर लीडर ये भी सोचते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से बेक पियो के चाइल्ड के लिए क्लॉथ ले लेना होगा, क्योंकि वो बेक पियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा समय से उसके साथ थे। लीडर एक और दुविधा में होते हैं, वो सोचते हैं कि बेक पियो का चाइल्ड एक गर्ल है या बॉय है। फिर एडवाइज़र बोलता है कि सर आप क्या ठीक हैं? तो लीडर बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर लीडर बोलते हैं लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा बूढ़ा होते जा रहा हूँ। फिर एडवाइज़र बोलता है नहीं सर आप तो भी हेल्दी हैं, आप टेंशन मत लीजिए। फिर लीडर सुनते हैं बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे बीत चुका है, मुझे 40 साल हो चुके हैं इस पोजीशन पे रहते हुए। मुझे 40 साल इस पोजीशन पे रहते हुए हो गए हैं जो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है। लीडर बोलते हैं एडवाइज़र गर्ल। फिर एडवाइज़र बोलता है यस सर। फिर लीडर बोलते हैं मैं किस टाइप का पर्सन हूँ? फिर एडवाइज़र बोलते हैं सर आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? फिर लीडर बोलते हैं तुम बस मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में। फिर ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर बोलते हैं सर आप तो ग्रेटेस्ट पर्सन है जिंदगी में। फिर वो लीडर सोचते हैं ग्रेटेस्ट पर्सन। फिर हमें दिखाया जाता है टेन हेजिंग कैसे बना। हमें बताया जाता है कि सॉर्ड एम्परर, ब्लेड एम्परर और फिस्ट किंग सभी को घुटने पे लाने के बाद 29 की एज में तब इन्हें टाइटल मिला मेटेरियल गॉड टेन हेजिंग का। फिर इन्होंने फॉर्मेशन किया म्यूरिन अलायंस का जिसके ये लीडर बने। वे लीडर ये भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा समय हो गया अलायंस लीडर बने हुए मुझे, लड़ाई करते हुए अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट से और भी बहुत सारे लोगों से जो कि डार्क पाथ पे थे। और मैंने डिस्ट्रॉय किया है डीमन कल्ट और ब्लड हेवन डिवाइन कल्ट को भी। आखिर में मैंने पाया है बहुत लंबे समय तक मोरिन अलायंस। इसी तरीके से मैं प्रिजर्व कर पाया जिंगू में पीस। पर इसके वजह से मेरे कुछ एनिमीज भी बन गए और मेरे एनिमीज वही बने जिनको बहुत ज़्यादा लस्ट था पावर का। फिर मुझे जिंगू के पीपल से टाइटल मिला जो कि है आयरन ब्लड अलायंस लीडर। और लोग मुझे बोलते हैं तुम जिंगू सुप्रीम और सिंबल हो राइट थ्योरनेस के एंड मटेरियल आर्ट के। फिर एडवाइजर पीछे से आता है और बोलता है सर आज तो आप अलग लग रहे हो, क्या आप ठीक हो? फिर लीडर बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। फिर लीडर बोलते हैं बेक पियो, तुम्हें बहुत ज़्यादा दिन हो गए घर जाए हुए, अभी तुम जाओ घर जाओ। फिर एडवाइजर बोलते हैं कि ठीक है पर आप सर रेस्ट कर लीजिएगा। फिर उन लोग के जाने के बाद लीडर होते हैं जिनको तो खुद कहता है तुमने तो बहुत कुछ पा लिया, पर एज अ पर्सन जो कि पैदा हुए हो जिंगू में अब यहाँ पे कुछ भी कहने के लिए नहीं है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीडर फाइट कर रहे होते हैं। तभी ये सब सोचते सोचते अचानक से लीडर को हार्ट में दर्द होने लगता है। फिर लीडर सोचते हैं क्या इतना जल्दी? कि लीडर वहीं पे जमीन पे गिर जाते हैं और वहां पे कोई भी नहीं होता है। इस स्टोरी के इंट्रो में हम सभी ने देखा था लीडर की डेथ हो जाती है। अब ये है स्टोरी का चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है लीडर की आंख खुल रही होती है और वो बोलते हैं ये मैं कहाँ हूँ। फिर लीडर को लगता है कि मुझे पॉइजन दिया गया है। फिर वो बोलते हैं मुझे नेचुरल हर्ब्स की स्मेल आ रही है, ज़रूर ये मेडिकल रूम होगा। और वो ये भी बोलते हैं ज़रूर एडवाइज़र गैल ने मुझे यहाँ लाया होगा। फिर वो भी सोचते हैं मेरी जैसी बॉडी पे कभी भी कोई पॉइजन असर नहीं करेगा। फिर दो लोग आते हैं और बोलते हैं क्या तुम उठ गए? फिर एक वुमेन सामने आती है और वो बोलती है क्या तुम ठीक हो? फिर लीडर बोलते हैं तुम कौन हो? फिर लीडर अपनी वॉइस नोटिस करते हैं और बोलते हैं ये क्या हुआ मुझे? फिर वो वुमेन बोलती है क्या तुमने भी बोला मैं कौन हूँ? लीडर बोलते हैं हाँ। फिर वो वुमेन लीडर को कस की एक मुक्का मारती है। फिर वो वुमेन बोलती है क्या इतना एहसान काफ़ी नहीं है मेरा तुम पे जो तुम ये कह रहे हो? फिर लीडर बोलते हैं तुम कौन हो?
प्लीज मुझे बताओ। फिर वो वुमेन बोलती है, एक इंसान जो कि रात भर नहीं सोया है और तुम पे ध्यान रखा था, सोचो वो कौन होगा। वो सोचता है, फिर लीडर सोचते हैं इसका मतलब। फिर वो वुमेन गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और यही तरीका है क्या अपनी माँ से बात करने का। फिर वो लोग बोलते हैं, तुम जागने के बाद तुम्हारी याददाश्त चली गई है। फिर लीडर थोड़ा देर के लिए हैरान हो जाते हैं, ये आखिर हो क्या रहा है। फिर लीडर मिरर की तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं, क्या ये मैं हूँ। फिर वो हंसते हैं और बोलते हैं, ये एक ड्रीम होगा, पर मुझे अभी भी ऐसी ड्रीम क्यों आ रही है। फिर हमें इवनिंग का समय देखा जाता है। फिर लीडर फिर से सो के उठते हैं और बोलते हैं, मुझे लगा कि मैं एलायंस लीडर के तौर पे उठूंगा, पर ये सच में कोई ड्रीम नहीं है। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये एक सपना है या सच, पर ऐसा हो कैसे सकता है। मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, पर री इनकारनेशन ये मैंने 70 ईयर्स में पहली बार देखा है। अब और क्या बचा है देखने के लिए, जबकि मेरे पास हर एक मेरी पुरानी मेमोरीज हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, एक ओल्ड मैन उस रूम के अंदर आ रहा होता है और बोलता है, शेम ऑन यू, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ कल के लिए। फिर लीडर बोलते हैं, मुझे पर कुछ भी याद नहीं है। फिर वो सोचते हैं, मुझे तो सच में इस इंसान की यंग लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है, तुम सच में आज भी एक इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। फिर लीडर सोचते हैं, इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन। फिर वो सोचते हैं कि जब मैं एक अलायंस लीडर था तो मैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट में बिल्कुल इक्वल और सही तरीके से इसे जज करता था। जब भी मैं डिफिकल्टी फेस करता था तो मैं सिचुएशन को ब्लेम नहीं करता था, उसे खुद से संभालता था। और ये इंसान अभी मुझे इररिस्पॉन्सिबल पर्सन बोल रहा है। फिर वो इंसान जाते जाते बोलता है, तुम एक बोझ हो हमारे फैमिली के लिए, और वो चला जाता है। फिर लीडर सोचते हैं, ये इंसान की बॉडी में जिसमें मैं अभी हूँ, ये इंसान ने पास्ट में किया क्या है जो मुझे अभी इतनी सारी चीजें सुननी पड़ रही है। ये कितना अजीब है कि एक लड़का आता है में और बोलता है, क्या तुम जाग गए। फिर वो लड़का नीचे बैठता है और बोलता है, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, अब ये मत बोलना तुम एक औरत से हार गए। फिर लीडर बोलता है, पर तुम हो कौन। फिर वो लड़का चौंक जाता है और बोलता है, मैंने इस बारे में सुना है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो इस तरीके का, कि तुमने अपनी मेमोरीज लॉस्ट कर दी है। फिर लीडर बोलते हैं, क्या। फिर वो फिर वो लड़का बोलता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो लगता है तुम हमेशा किसी ना किसी ट्रिक का यूज कर रहे हो। फिर वो लड़का बोलता है, आपको किसी भी तरीके से मार्शल आर्ट सीख लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके, नहीं तो आप हमेशा एक औरत से मार खाते रहेंगे। फिर वो लड़का चिल्ला के बोलता है, प्लीज अपनी मेमोरी लॉस्ट करने की एक्टिंग मत करो, बंद करो इसे। फिर वो लड़का बोलता है, ऑफ कोर्स तुम मेरा मजाक उड़ाते हो अजीब अजीब बातें कह के, और तुम बोलते हो तुम बिल्कुल नर्स की तरह हो। फिर लीडर बोलते हैं, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। फिर वो लड़का बोलता है, प्लीज मेरे सामने ऐसे एक्ट मत करो कि तुमने अपने मेमोरीज खो दी है। फिर लीडर बोलते हैं, मैं सीरियस हूँ। लड़का बोलता है, अच्छा। लीडर बोलते हैं, हाँ। फिर वो लड़का बोलता है, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे कुछ उधार भी पैसे लिए थे। फिर लीडर बोलते हैं, कितने। फिर वो बच्चा बोलता है, 2 टेल्स। लीडर बोलते हैं, अच्छा। फिर लीडर उस बच्चे को पैसा दे देते हैं और बच्चे सोचता है, ये कैसे हो सकता है, क्या इसने सच में अपनी मेमोरीज खो दी है। फिर वो लड़का बोलता है चिल्ला के, हाँ तुमने सच में अपनी मेमोरीज खो दी है। फिर लीडर बोलता है, तुम यकीन कैसे कर सकते हो उस चीज़ पे। वो लड़का बोलता है, क्योंकि जिस इंसान को मैं जानता हूँ वो कभी भी मेरे पैसे वापस नहीं करता। फिर लीडर बोलते हैं, क्या, मैं कभी भी तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूंगा, ये कैसी बातें कर रहे हो। फिर लीडर सोचते हैं, मैं ये किस कंजूस इंसान के बॉडी में आ गया हूँ और ये किस तरीके से जीते थे इस दुनिया में जो लोग इसे ऐसे ट्रीट करते हैं। लगता है मैंने सच में बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं, पर मुझे चोट क्यों लगा है। फिर लीडर उस लड़के से पूछते हैं, पर मुझे चोट क्यों लगा है। फिर वो बच्चा बताता है, जब तुम लेडी सॉन्ग से मिलने गए थे तो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, फिर तुम उसे रूडली बात करने लगे थे, और तुम इस तरीके से बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम्हें बहुत पी रखी थी, और उसके बाद तुम पॉन्ड पे गिर गए थे। फिर लीडर पूछते हैं, हु इज लेडी सॉन्ग। फिर बच्चा बोलता है, लेडी सॉन्ग, क्या तुम उसे नहीं जानते। फिर वो लड़का बताता है, सॉन्ग ह्यूलिंग, द सक्सेसर ऑफ सॉन्ग फैमिली, और वो इस पूरे सैंगडोंग में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, और उसमें दोनों क्वालिटी है, वो स्मार्ट भी है और स्ट्रांग भी है, पर अभी फिलहाल उसके लिए एक कमजोरी है। फिर लीडर पूछते हैं, वो कमजोरी क्या है। फिर वो बच्चा बताता है कि वो कमजोरी आप हो, आपकी वो फियांसे है। फिर लीडर बोलते हैं, क्या ये है उसकी वीकनेस।
फिर वो बच्चा बोलता है हाँ यही है उसकी वीकनेस, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि वो इसकी ये अरेंज मैरिज है आपके साथ। फिर लीडर बोलते हैं उस बच्चे को क्या मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूँ? फिर वो बच्चा डर जाता है और पूछता है ये आप क्यों पूछ रहे हो? फिर लीडर बोलते हैं मुझे बस मन कर रहा है कि किसी को मैं मारूं। फिर वो बच्चा बोलता है कि हम दोनों की रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरेंज मैरिज से, यंग मास्टर। फिर लीडर बोलते हैं अच्छा। फिर लीडर सोचते हैं वो बूढ़ा इंसान मुझे एक बोझ बोल के गया है इस फैमिली का। फिर वो बच्चा बताता है कि आपने बहुत सारे पैसे उड़ाए हैं गैम्बलिंग में, और आप उसे बहुत पसंद भी करते हो, और आप बहुत ज़्यादा पीते हो, लड़ाई करते हो, घर से दूर भागते हो, और आपको मार्शल आर्ट भी सीखना नहीं पसंद है, और आप ये बोलते हो कि मैं खुद से अपना नाम बनाऊंगा पूरे जिन्हों में। फिर लीडर बोलते हैं बस करो। फिर लीडर पूछते हैं किस टाइप का पर्सन हूँ मैं? फिर वो बच्चा बोलता है क्या मैं इस मामले में ईमानदार हो सकता हूँ? लीडर बोलते हैं ऑफ कोर्स, बताओ मुझे, ये तुम्हारा चांस है। फिर वो बच्चा बोलता है तुम एक कचड़ा हो। फिर लीडर बोलते हैं एक कचड़ा? फिर लीडर को अपने एडवाइजर की याद आने लगती है, और वो इस बात को याद करता है कि उसका एडवाइजर ने उससे बोला था आप खुद में ही जिन्हों हैं। फिर लीडर सोचते हैं हाँ अब तो लगता है ये सच है कि मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है और मैं एक नई जिंदगी शुरुआत किया। पार्ट 2 में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है लीडर एक जगह बैठे होते और ध्यान से सोच रहे होते हैं कि जिसकी बॉडी में मैं इनकारनेट हुआ हूँ उसका नाम है बिली देन, जो कि एक यंग क्लैन लीडर है स्वॉर्ड्समैन फैमिली का, जो कि सैनडोंग में है। और इस इंसान का सिर्फ रिलेशन नहीं, इसका मार्शल आर्ट स्किल भी खराब है। ये इंसान जबकि 20 साल का है पर इसे स्वॉर्ड्समैन का सिर्फ और सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस। पर मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ यूजफुल है, जो कि है एक सर्वेंट जिसका नाम है गांव ताओ। वे लीडर गांव ताओ से पूछते हैं गांव ताओ तुमने कुछ र्यूमर्स सुना है? गांव ताओ बोलता है कैसे र्यूमर्स? फिर लीडर बोलते हैं एक ऐसे ट्रेजर और मैप के बारे में जो कि कुछ टू हेडेड स्पिरिट या फिर कुछ क्रिएचर्स के बारे में बताते हैं जो कि अपेयर होंगे। फिर गांव ताओ गौर से देखने लगता है और लीडर बताते हैं कि जब अलायंस लीडर की डेथ हो जाएगी उसके बाद ये सारे क्रिएचर्स आएंगे। फिर गांव ताओ बोलता है कि भला एक हेल्दी अलायंस लीडर क्यों ही मरेंगे? फिर लीडर सोचते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, जब मैं यहाँ रीइंकारनेट हुआ तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि उन्हें वहाँ पे मर जाना चाहिए था। यहाँ पे कोई र्यूमर्स भी नहीं है कि रिलायंस लीडर की डेथ हो चुकी है। आखिर ये चीज़ हो क्या सकता है और ये चल क्या रहा है? क्या ये लोग छुपा रहे हैं मेरी डेथ को? फिर लीडर सोचने लगते हैं और फिर उन्हें ये समझ आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे मरने से जिंगू में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से लोगों को लगेगा कि जिंगू कमज़ोर हो गया, इसीलिए ये लोग ये सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। फिर गांव बोलता है हाँ यहाँ एक र्यूमर है यंग लीडर को लेकर। तो फिर लीडर बोलते हैं कैसा र्यूमर? फिर गांव बताता है पूरे गांव में एक ऐसा र्यूमर फैला है कि आपने अपना माइंड लूज कर दिया है मिस सॉन्ग से मार खाने के बाद। फिर लीडर सोचते हैं ये बहुत ही गंदा र्यूमर है और बहुत एम्बैरेसिंग है। फिर लीडर पूछते हैं क्या मिस सॉन्ग सच में इतना प्रेटी है कि मैंने अपना माइंड लूज कर दिया और उन्होंने मुझे मारा? फिर गांगतो बताता है हंसते हुए कि हाँ र्यूमर्स तो ऐसे हैं कि वो पूरे ईस्ट में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, लोग लाइन लगाते हैं उनकी बस एक झलक देखने के लिए, वो इतनी ज्यादा सुंदर है। फिर लीडर बोलते हैं मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। फिर लीडर सोचते हैं मैंने तो अपने पास्ट में बहुत सारी वुमेन्स को डेट किया है, जिनमें से कुछ 4 ब्यूटीज ऑफ द सेंट्रल प्लेन भी थी, और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और उस समय की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट ब्यूटीफुल वुमेन को भी मैंने डेट किया है। पर मुझे आज तक किसी से भी सच्चा प्यार नहीं हुआ है क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपने यंग एज ही में मास्टर बन गया था। वो वुमेन मुझे ट्रीट करते थे एज अ तैन हैजिन। वो मुझे एक इंसान से ज़्यादा एक मास्टर की तरह ट्रीट करती थी, और मेरे लिए बस एक ही चीज़ प्यार था, वो है मेरा स्वॉर्ड। फिर लीडर खड़े हो जाते हैं और लीडर को देख के गाउंटो बोलता है आपको अभी भी उससे मिलना है मार खाने के बाद भी? मैं समझ सकता हूँ आपको यंग मास्टर। फिर लीडर बोलते हैं भूल जाओ उसे। फिर गाउंटो बोलता है किसे भूल जाऊं? फिर लीडर बोलते हैं मिस सॉन्ग को भूल जाओ जो कि बेस्ट ब्यूटी है, और मेरे लिए एक स्वॉर्ड लेके आओ अभी। फिर गांगो बोलता है आपको एक स्वॉर्ड क्यों चाहिए? फिर लीडर बोलते हैं ये भी कोई पूछने की बात है, एक मार्शल आर्ट को हमेशा एक स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। फिर गांगो बोलता है आपने सच में अपना दिमाग लॉस्ट कर दिया है। फिर वो स्वॉर्ड ला के देता है। फिर लीडर बोलते हैं बहुत ज़्यादा समय हो गया मुझे स्वॉर्ड पकड़े हुए, जबकि जब मैं पीक पे था तब
किसी भी एनिमी में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने उसमें स्वॉर्ड यूज करूं। बट मैं फेल हो गया था पहुंचने में मास्टर स्वॉर्ड रिलैम में। जबकि मैं मार्शल गॉड था तब भी। एक ऐसा स्टेट जहां पे मैं फ्रीली अपने दिमाग में एक स्वॉर्ड बना सकता हूं जो कि इनविंसिबल होगा, और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे मैं फिर काट नहीं सकता। पर मैं अभी रिबॉर्न हुआ हूँ। अब मैं पुरानी वाली गलती को फिर से नहीं दोहराऊंगा जो कि मैंने पास्ट में दोहराया था। फिर गांगतो बोलता है, यंग लीडर क्या आप रिवेंज लेने की कोशिश करेंगे मिस सॉन्ग से इस टॉड का यूज करके? फिर लीडर बोलते हैं क्या? फिर गांगतो बोलता है आप ये नहीं कर सकते हैं। फिर लीडर बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? तो लीडर सोचते हैं इन लोग के फेस तो नहीं लगता कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। फिर लीडर ये भी सोचते हैं कि मुझे तो शर्म आ रही है, किस काइंड का पर्सन होगा ये जिसकी ये ओरिजिनल बॉडी होगी। फिर लीडर की माँ आती हैं और बोलती हैं ये सच में एक वजह है? फिर गांगतो नीचे झुक के बोलता है आपका स्वागत है। फिर लीडर की माँ बोलती है क्या तुम सही में ट्राई कर रहे थे हार्म करने को हॉलिंग को? फिर लीडर की माँ पूछती है क्या तुम सही में कोशिश कर रहे थे नुकसान पहुंचाने का हॉलिंग को? फिर लीडर बोलते हैं नहीं ये कोई कारण नहीं है। तो लीडर की माँ बोलती है तो तुमने हाथ में स्वॉर्ड क्यों पकड़ा है? फिर लीडर सोचते हैं ये कैसा इंसान है जिसके स्वॉर्ड पकड़ने पे लोग इतना ज़्यादा हैरान हो रहे हैं। फिर लीडर बोलते हैं मैं अब सीरियसली मेहनत करूंगा मार्शल आर्ट पे आज ही से। फिर गांग तो हैरान हो जाता है और लीडर की माँ बोलती है तुम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करोगे? फिर लीडर की माँ बोलती है तुम थोड़ा कम झूठ बोलो, तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगे हो। फिर लीडर बोलते हैं मदर मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ इस सॉर्ट के साथ फ्यूचर में। फिर लीडर की माँ हैरान हो जाती है और लीडर बोलते हैं पर मैं कभी भी अपनी फियांसी को कभी भी इस सॉर्ट से हार नहीं करूँगा, और मैं इस सॉर्ट्स का यूज़ करूँगा अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए। लीडर की माँ फिर हैरान हो जाती है और देखती है गौर से। फिर लीडर सोचते हैं ये तो बहुत क्रेजी बात है कि मैंने एक फैमिली तक स्टार्ट नहीं किया है स्वॉर्ड मास्टर होने के बाद भी, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं इस बॉडी में क्यों रिइंकार्नेट हुआ हूँ। फिर लीडर अपनी माँ से बोलते हैं आप चिंता मत करिए माँ। फिर उसकी माँ फिर हैरान हो जाती है। वीडियो में दिखाया जाता है कि लीडर मेडिटेशन कर रहे होते हैं और उनकी अंदर से एक ब्लू ऑरा निकल रहा होता है जो कि आखिर में एक सर्कल बन जाता है। फिर लीडर बोलते हैं मैंने 5 साल के पुअर मार्शल आर्ट को कन्वर्ट कर दिया है प्योर इंडियन मार्शल आर्ट से। फिर आगे लीडर सोचते हैं जितना ज़्यादा देर तक हम कॉन्शियस रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मार्शल आर्ट के सर्कुलेशन जो भी माइंड में आर्ट होगा उसका बेस्ट आर्ट जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो हमें अलाउ करेगा परफॉर्म करने के लिए कि वह ब्रीथिंग कंट्रोल को। और अभी से मैं अपना इंक्रीज कर रहा हूँ मार्शल आर्ट का लेवल और उसका स्टैमिना जो कि ब्रीथिंग सर्कुलेशन की मदद से। फिर हमें एक गाँव तो दिखा जाता है यहाँ पे वो आके बोलता है मास्टर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर मास्टर सोचते हैं कि आखिर वो टाइम आ ही गया जहाँ पे अलायंस लीडर मर चुके हैं। फिर ये बोलते हुए अलायंस लीडर को गाउंटो सुन लेता है और बोलता है ये आप क्या बोल रहे हो, अलायंस लीडर सडनली क्यों डेथ करेंगे? फिर गाउंटो बोलता है अरे ये बात नहीं, यहाँ पे क्लैन लीडर सॉन्ग आ गई हैं। फिर लीडर बोलते हैं कौन? फिर गांगतो बोलता है मैं सॉन्ग, ग्रैंड मास्टर सॉन्ग यूंग की बेटी। फिर लीडर बोलते हैं तो मैं क्या करूं? तुम इसलिए इतना चिल्ला रहे हो क्योंकि मिस सॉन्ग भी साथ में आई है? तो फिर गांगतो बोलता है यंग मास्टर आपको पता है ना यहाँ पे आप ट्रबल में फंसने वाले हो? फिर मास्टर बोलते हैं मुझे पता है। फिर गांगतो बोलता है एब्सोल्युटली, अभी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बिहेव करना होगा। फिर लीडर बोलते हैं हाँ मुझे पता है। फिर मिस सॉन्ग आती हैं और लीडर के माँ बाप के सामने आती हैं। लीडर के फादर बोलते हैं आखिर तुम यहाँ आ ही गई। फिर मिस सॉन्ग को लीडर देखते हैं और बोलते हैं ये तो मेरे सोच से भी ज़्यादा प्रीटी है। और लीडर ये सोचते हैं इसके पीछे यही रीज़न था जो अपना माइंड लॉस्ट कर दिया। फिर लीडर और गांगताओ थोड़ा सा रिस्पेक्ट में झुक जाते हैं। फिर हमें सॉन्ग यूजिन दिखाए जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम दोनों ठीक हो? और वो बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना एक्सीडेंट को लेकर। फिर वो मिस सॉन्ग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अपोलोजाइज करो। पर लीडर के फादर आके बोलते हैं नहीं नहीं उसके उसमें कोई गलती नहीं है। लीडर के फादर पूछते हैं आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों को ज़रूरी बात करनी है क्या? फिर मिस सॉन्ग बोलती है प्लीज़ कैंसिल माई अरेंज मैरिज। ये सुनते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर मिस सॉन्ग की तरफ देख के बोलते हैं ये तुम क्या बोल रही हो सडनली?
फिर मिस सॉन्ग बोलती है, क्या यह सच में एक अरेंज मैरिज है? क्योंकि मुझे पूरा हक है मुझे अपना फ्यूचर हस्बैंड ढूंढने के लिए। फिर सारे लोग गौर से देखने लगते हैं मिस सॉन्ग की तरफ, और फिर लीडर भी थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। फिर हमें सीन कंटिन्यू होते हुए दिखाता है, और यहाँ पे लीडर के फादर एंड मदर दोनों खड़े होते हैं और वो दोनों हैरान हो जाते हैं ये सुन के। उसके बाद मिस सॉन्ग माफ़ी मांग रही होती है दोनों ही से। फिर मिस सॉन्ग बोलती है, मुझे आपको पहले ही ये चीज़ बता देना चाहिए था, और आपने मुझे ट्रीट किया एज अ डॉटर, पर अभी मेरा कोई प्लान नहीं है मैनेज करने का यंग मास्टर के साथ। फिर मिस सॉन्ग के फादर बोलते, ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो? इन सभी ने तुम्हें अपनी डॉटर माना है, और तुम अभी इस समय अवेयर कर रहे हो इस बात से हमें, और तुमने मेरे से डिस्कस भी नहीं किया इस बारे में पहले। फिर मिस सॉन्ग शर्म से नीचे दिखने लगती हैं और वो बहुत ज़्यादा ही निराश होती हैं, पर आखिर में उनका ही ये डिसीजन था, सो वो उस चीज़ पर डटी रहती है। फिर लीडर के फादर बोलते हैं, वो क्योंग, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, ये उसका डिसीजन है। फिर वो क्योंग बोलते हैं, तो उससे क्या हो गया? फिर उतने ही में लीडर बोलते हैं, मुझे भी ये शादी नहीं करनी। फिर सब देखने लगते हैं लीडर की तरफ, और मिस सॉन्ग भी देखने लगती है। फिर मिस सॉन्ग के फादर बोलते हैं, मुझे माफ़ कर देना, और मैं अपोलोजाइज करता हूँ इस बात के लिए। फिर लीडर बोलते हैं, नहीं, इसमें मेरी गलती थी। फिर वो तीनों लोग पूछते हैं, ये मैरिज तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? तो लीडर बताते हैं, ये उस मार खाने की वजह से नहीं है। फिर सब लोग बोलते हैं, तो क्या वजह है? फिर लीडर बोलते हैं, मुझे उस वुमन के साथ मैरी करना है जिसे मैं चाहता हूँ। फिर मिस सॉन्ग दिखने लगती हैं, और लीडर भी उनको देखने लगते हैं। फिर लीडर के फादर निराश हो जाते हैं और वो बोलते हैं, अगर तुम दोनों का यही डिसीजन है तो फिर ठीक है। फिर मिस सॉन्ग के फादर बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग इस मैरिज को कैंसिल नहीं कर सकते। फिर लीडर के फादर बोलते हैं, जैसा कि हाउलिंग ने बोला, अब हम सभी इन लोग के फ्यूचर का डिसीजन नहीं ले सकते, ये लोग खुद ही कैपेबल है अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। फिर मिस सॉन्ग के फादर थोड़ा निराश हो जाते हैं और वो फिर नीचे देखने लगते हैं, और मिस सॉन्ग भी नीचे देख रही होती हैं। फिर मिस सॉन्ग लीडर से पूछती हैं, तुमने अपना माइंड क्यों चेंज किया? फिर लीडर बहाना मार के बोलते हैं, तुम्हारा पंच बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, और फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर लीडर के फादर एंड मदर पूछते हैं, तुम्हारा क्या प्लान है, तुम आखिर ये कर क्या रहे थे? फिर लीडर बोलते हैं, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है मैरिज करने का, इसकी जगह मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम करना है। फिर लीडर की मदर पूछती है, तो तुमने हॉलिंग के यहाँ क्यों विजिट किया था, और तुमने ये सारे प्लान्स क्यों बनाए थे? फिर लीडर बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर लीडर सोचते हैं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इन सभी को, क्योंकि ये मेरी बॉडी नहीं थी पहले। फिर लीडर की मदर पूछती है, तो तुम इतने समय में करोगे क्या आखिर? फिर लीडर बोलते हैं, मुझे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी है। फिर लीडर की माँ हैरान हो जाती है और वो बोलती हैं, क्या तुम सीरियस हो? फिर लीडर बोलते हैं, हाँ मैं सीरियस हूँ। ये सुनते ही लीडर की माँ बिल्कुल शॉक में चली जाती है। फिर उसके बाद लीडर के फादर बोलते हैं, चलो हमें बहुत ज़्यादा दिन हो गया, हम लोग प्राइवेट में ड्रिंक करते हैं। लीडर की माँ बोलती है, अभी इसने क्या कहा? फिर लीडर के फादर बोलते हैं, चलो इसी बात पे हम लोग ड्रिंक करते हैं, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। फिर लीडर के फादर एंड मदर ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। फिर लीडर सोचते हैं, ये कितने अच्छे दिल के लोग हैं। साथ ही में लीडर को ये डर हो जाता है कि कहीं ये फैमिली का हिस्सा होने की वजह से मैं वीक ना हो जाऊं। फिर जब लीडर के फादर एंड मदर चले जाते हैं तो उसके बाद लीडर को खांसी होने लगती है, और लीडर कस कस के खाते हैं। उसके बाद लीडर बोलते हैं कि मेरा स्टेमिना मेरी बॉडी संभाल नहीं पा रही है, पर अगर मैं इसी तरीके से ट्रेनिंग करता रहा तो मैं बहुत जल्दी अपनी बॉडी को चेंज कर पाऊंगा। फिर लीडर अंदर जाते हैं और देखते हैं मिस टोंग वहाँ पे खड़ी होती है। मिस टोंग बोलती है, मुझे यहाँ आना तो नहीं था, पर मेरे फादर ने बोला कि यहाँ आके अपोलोजाइज करो। फिर लीडर मिस सॉन्ग को देख के सोचने लगते हैं, और फिर मिस सॉन्ग बोलती हैं, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, उस दिन तुमने ड्रिंक करने के बाद क्या बोला था? अभी भी लीडर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उसके बाद फिर मिस सॉन्ग बोलती है, मैं देखती हूँ कब तक तुम अच्छा दिखने के एक्ट करते हो। उसके बाद और साथ ही में मिस सॉन्ग अपने दिल की बात कहती हैं कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा जैसे आज देख रहा है, तो तुम इस चीज़ पे प्राउड मत करो। फिर लीडर बोलते हैं, मैं भी अपोलोजाइज करता हूँ जो उस दिन हुआ। फिर मैं सॉन्ग बोलती है, आज मुझे सारे लोग मेरे लुक्स के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं, पर समय के साथ ही ये सारे लोग मुझे भूल जाएंगे, और ये मुझे पसंद नहीं कि लोग मुझे मेरे चेहरे से याद रखें। लोग मुझे मेरे स्किल्स से याद रखने चाहिए। तो अभी मेरा कोई प्लान नहीं है किसी को भी डेट करने का, और सिर्फ यही मेरा एक रीज़न नहीं है मैरिज कैंसिल करने का, साथ ही में इससे बड़ा रीज़न ये है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ। फिर लीडर बोलते हैं, अच्छा मैं समझ गया। विमेश सॉन्ग बोलती हैं कि
क्या तुमने एंगेजमेंट इसीलिए तोड़ा क्योंकि मैंने तुम्हारे प्राइड को हर्ट किया? फील्ड लीडर मिस सॉन्ग की सिर्फ बातें सुन रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता उन्हें क्या बोलना है आगे। फील्ड लीडर बोलते हैं आपको जो सोचना है सोचिए। फील्ड लीडर ये सोचते हैं ये जिसकी भी बॉडी होगी पहले वो कितना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि उसने अपनी इमेज इस तरीके के बना रखी है। फिर लीडर बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना माइंड नहीं चेंज करूंगा एंगेजमेंट कैंसिल करने को। फिर मिस सॉन्ग जाने लगती है और जाते जाते वो दोनों एक दूसरे का शक्ल देखते हैं और मिस सॉन्ग फिर चली जाती है। मिस सॉन्ग की जाने के बाद लीडर सोचते हैं मेरा पुराना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लडी था, मैंने अपनी 90s में बहुत ज़्यादा खून खराबा किया था, मैं नॉर्मली मॉन्स्टर को किल करता था सिर्फ अपने ट्रेनिंग के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीडर अपनी नई बॉडी के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फॉरेस्ट में और यहाँ पूरी जगह स्नो होती है। और लीडर जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो होता है सोल चेजिंग असुरा सॉर्ड आर्ट। फिर लीडर कई देर ट्रेनिंग करने के बाद आखिर में ये बोलते हैं कि मार्शल आर्ट यूज़ करना मुझे लगा बहुत टफ होगा पर ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्या ये टैलेंटेड था पहले से ही मार्शल आर्ट में? फिर वो सोचते हैं बिल्लिदीन तुम तो बेवकूफ़ थे, तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी थी। चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में हम सभी को दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग और एक यंग बॉय दोनों ही बात कर रहे होते हैं। वो यंग बॉय मिस सॉन्ग को बोलता है कि मैंने कहीं सुना है मास्टर बी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसके बाद मिस सॉन्ग हैरान हो जाती हैं। उसके बाद यंग बॉय बोलता है मास्टर बी ने ये बहुत ही अजीब डिसीजन लिया है और ये डिसीजन उनके पूरे फैमिली को चौंका दिया है। और वो साथ ही में ये भी बोलता है वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आपके सामने अच्छा दिखना है। फिर मिस सॉन्ग बीच में बोलती हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मैं समझ जाऊंगी। फिर मिस सॉन्ग को यंग बॉय बताता है कि आज यंग मास्टर आने वाले हैं क्योंकि आज यहाँ पे मीटिंग है। फिर मिस सॉन्ग पूछती है क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? फिर वो यंग बॉय बोलता है हाँ आपको भी जाना पड़ेगा क्योंकि यंग मास्टर यांग ने बार बार ये वर्ड बोला है कि आप ज़रूर आना और आप शायद जानती हो यंग सिंडिकेट कौन है। फिर अचानक से मिस सॉन्ग बोलती है रुक जाओ बस करो। फिर वो यंग बॉय हैरानी से देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है मिस सॉन्ग कुछ परेशान होती है। फिर वो यंग बॉय माफ़ी मांग रहा होता है मिस सॉन्ग से कि बिना पूछे मैंने आपका प्रिपरेशन कर दिया बाहर जाने के लिए। उसके बाद हमें यंग मास्टर दिखाई देते हैं जो कि अकेले ग्रुप में बैठे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं मैं बाहर स्ट्रीट में निकला था ताकि मैं अलायंस लीडर की डेथ के बारे में सुन लूं, पर यहाँ पे ऐसा कोई रूमर्स नहीं है, ये अनाउंसमेंट इतना लेट क्यों? मुझे न्यूरी मिलायंस जाना चाहिए और इस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए, पर मैं ये कर भी नहीं सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग आ जाती हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं और उनमें से एक इंसान यंग मास्टर को बैस्टेड बोलता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो पूछता है मैंने सुना है तुम डेथ से वापस आए हो, क्या तुम अब ठीक हो? वो हंसते हुए यंग मास्टर का मजाक उड़ा रहा होता है। फिर यंग मास्टर सोच रहे होते हैं एक और ये बंदा है बेवकूफ जिसे इस बॉडी से प्रॉब्लम है। फिर वो यंग मास्टर को बोलता है मैंने सुना है तुम अभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हो कुछ दिनों से, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? फिर यंग मास्टर रिप्लाई देते हैं मार्शल आर्ट कौन ही सीखता है लोगों को मारने के लिए? और फिर वो धीरे से बोलते हैं उसे डराने के लिए कि वो तो जान से मारने के लिए सीखा जाता है, जिसकी वजह से वो इंसान डर जाता है और उसके चेहरे पे एक खौफ दिखता है। और और यंग मास्टर बिल्कुल ही शांत बैठे होते हैं जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो बंदा सोचता है आज मुझे इस इंसान से ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है? फिर वो बंदा बोलता है आज तुम बदले बदले लग रहे हो, जब से तुम मिस सॉन्ग से मार खाए हो। वो हंस के मजाक उड़ा रहा होता है। ये सब देखते हुए मिस सॉन्ग बीच में आ जाती है और वो बोलती है मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला। फिर वो पूछता है मिस सॉन्ग क्या ये इंसान तुम्हें परेशान करता है? मिस सॉन्ग बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर अचानक से यंग मास्टर खड़े हो जाते हैं और वो डर जाता है और वो आदमी बोल रहा होता है तुम कहाँ जा रहे हो? फिर यंग मास्टर सोच रहे होते हैं मुझे अपना इमोशन इन बच्चों के बीच में वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता मैं क्यों रिइंकार्नेट हुआ हूँ बिल्ली दिन के बॉडी में, पर मुझे कम से कम अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए इन लोगों के बीच में। तो जब यंग मास्टर जा रहे होते हैं तो वो रूड इंसान बोल रहा होता है आज ये कुछ अलग लग रहा है। मिस सॉन्ग फिर सोच रही होती है और फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखा देता है जहाँ पे गांव तो सफाई कर रहा होता है। फिर यंग मास्टर पूछ रहे होते हैं गांव तो तुम इतनी लेट सफाई क्यों कर रहे हो? फिर गांव तो बोलता है आज मैसेज आया है कि लीडर यांग आने वाले हैं। फिर यंग मास्टर पूछ रहे होते हैं लीडर यांग कौन है? तो गांगटो परेशान होकर बोलता है अब आपको ये भी याद नहीं? फिर यंग मास्टर सोच रहे होते हैं मैं जब भी क्वेश्चंस पूछता हूँ तो इसे विश्वास हो जाता है कि मेरी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है। फिर गांगटो परेशान होकर बोलता है कि मैं यंग सिंडिकेट के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका नाम यंग जीजे है और उनका सबसे ज्यादा बिगेस्ट ग्रुप है पूरे सैंडोंग में।
फिर यंग मास्टर पूछ रहे होते हैं तो सेकंड हम लोग होंगे। फिर गांगतो बोल रहा होता है फर्स्ट यंग सिंडिकेट है और सेकंड सॉन्ग फैमिली और थर्ड हम लोग हैं। फिर लीडर बोलते हैं कि तुमने बोला कि हम सभी बेस्ट है, फिर तुम ऐसा फील क्यों कर रहे हो, क्या हुआ। फिर गांग तो लीडर की तरफ अजीब तरीके से दिख रहा होता है और बोलता है आपको कुछ नहीं पता ये किस कारण से है। फिर लीडर समझ जाते हैं कि ये मेरी वजह से है। फिर गांग तो बोलता है हाँ ये आपके वजह से है, क्योंकि आपके ट्रबल फिक्स करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च होता है और पैसे की कमी होने की वजह से ही मार्शल आर्टिस्ट की भी कमी हो गई है। फिर यंग मास्टर पूछते हैं क्या मैंने भी कभी कर्जा लिया है। फिर कांग तो बोलता है हाँ आपने लिया है कर्जा, और आपने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया है लेजर यंग सिंडिकेट से। तब जाके यंग मास्टर को समझ में आता है ये उन्हें डेप्थ लविंग बास्टर्ड क्यों बोल रहा था। फिर गांग तो परेशान होकर बोलता है कि ये जो थ्री शॉर्ट्समैन स्क्वाड है इनके स्लोली डिक्रीज हो रहा है साइज, और इसके वजह से ये लोग कंबाइन कर रहे हैं, और नंबर ऑफ सर्वेंट्स एंड मेड्स दोनों ही हाफ से ज़्यादा डिक्रीज पहले ही हो चुके हैं। फिर लीडर बोलते हैं मैंने भी सुना है कि अभी कुछ फाइनेंशियल हालत सही नहीं है इन कुछ दिनों में। फिर वो गांगतो को बोलते हैं तुम्हारी भी सैलरी शायद लेट में ही मिलती होगी। फिर गांगतो बोलता है नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के फैमिली हेड हमेशा टेक केयर करते हैं सैलरीज का जो कि हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। फिर गांगतो यंग लीडर से बोलता है कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर पीछे से एक आवाज आती है एक लड़की की, और वो बोल रही होती है कि यंग मास्टर यंग सिंडिकेट ने मेरे ब्रदर गांगतो को मारा था एक बार। फिर यंग मास्टर सोचने लगते हैं क्या उस लड़के का नाम सॉन्ग ही है, पर गांगतो ने कहा था कि वो तो एक अच्छा इंसान है, तो उस बेवकूफ ने आखिर क्यों मारा गांगतो को। फिर वो बताती है कि उस समय ट्रैश किसी और ने फैलाए थे, पर हमारे गांगतो को मारा गया, और साथ ही में कुछ और सर्वेंट्स भी मार खाए थे, और ट्रैश उसी ने फैलाए थे जबकि। फिर यंग लीडर पूछते हैं क्या मैं था वहां पे। वो बताती है हाँ आप भी थे। फिर वो चिल्ला के बताती है रोते हुए कि आप वहां पे हंस रहे थे जब गांगतो मार खा रहा था। तो फिर वो शौक में चला जाता है और वो सोचता है ये कितना बेवकूफ आदमी था जो अपने सर्वेंट को किसी और से मार खाते हुए देख रहा और हंस रहा था। फिर वो बताती है कि ब्रदर गांगतो ने बोला है कि यंग मास्टर कुछ चेंज हो चुके हैं, तो मैं उन पे बिलीव कर सकता हूँ। पर वो साथ में ये भी बोलती है पर मैं आप पे बिलीव नहीं कर सकती, पर गांगतो आप पे जरूर से करता है। फिर ये बोल के वो चली जाती है, और यंग मास्टर सोचने लगते हैं इसने ऐसा ट्रीट किया फिर भी आज ये मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। तब हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और सिंडिकेट लीडर आ चुके होते हैं, और किले का दरवाजा खुल चुका होता है, और साथ ही में बहुत सारे और भी लोग आते हैं। तो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यंग सिंडिकेट लीडर आ रहे होते हैं, और उनका स्वागत करने के लिए बेली और उसके फादर खड़े होते हैं। फिर यंग मास्टर को समझ आ जाता है कि ये लोग के कुछ इरादे सही नहीं है, क्योंकि इनके बात करने का टोन और ये लोग कुछ लेट आए हैं। साथ ही में उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, और वो सोच रहे हैं ये बेवकूफ जिसने गांगडो को एक रेडिकुलस रीजन की वजह से मारा था। फिर सिंडिकेट लीडर यंग मास्टर के फादर को बोल रहे होते हैं क्या तुम ग्रैंड मास्टर पिंग को जानते हो। तो वो बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो बताता है कि हमने डिसाइड किया है अपना हाथ मिलाने को, हम लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। फिर वो दोनों मजाक करने लगते हैं, और सिंडिकेट लीडर कस के हंसने लगते हैं। फिर वो बताता है कि मैं अपने क्लैन का बस अकेला ही हूँ जो अपने क्लैन का टेक केयर कर रहा है। और फिर लीडर के फादर बोलते हैं चलो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं अंदर जाके। तो फिर वो बोलता है हाँ ठीक है क्यों नहीं। फिर वो दोनों चले जाते हैं हंसते हुए। उसके बाद सिंडिकेट लीडर का बेटा और यंग मास्टर दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं, और वो बोल रहा होता है यंग मास्टर को डेप्थ लवर हम लोग फिर से मिल गए। फिर लीडर बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे होते हैं होल्ड बैक करने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली की चिंता होती है, और वो गांगटो के लिए बहुत सॉरी फील कर रहे होते हैं साथ ही में। फिर लीडर एक रिप्लाई देते हैं और वो आगे चले जाते हैं ये बात बोल के कि तुम खाना खाओ और यहाँ से निकलो। जो सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो बोलता है कि मेरे कर्जे वापस करो, तुमको मुझे 20,000 नियंक्स देने हैं। साथ ही में वो ये भी बोलता है तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि तुम अभी भी सोचते हो तुम सक्सेसर हो बेस्ट क्लैन के पूरे सैमडोंग में। फिर वो बोलते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। तो वो बोलता है क्या। फिर वो बोलते हैं मैं सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। फिर ये बोलने के बाद बगल में एक इंसान सुन रहा होता है, और वो बोलता है कि लगता है सच में मास्टर चेंज हो चुके हैं।
फिर लीडर सोचते हैं 20,000 यंग तो भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टी हम लोग को फेस करनी पड़ रही है। फिर लीडर को पीछे से एक आवाज आती है चिल्लाने की। वो पीछे देखते हैं तो सिंडिकेट लीडर का बेटा एक लड़की को पकड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, चलो 20,000 यंग नहीं मिले तो ये तो मिल जाएगी। फिर वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसे बचाने के लिए गाँव तो आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथ पकड़ने की। फिर वो गांव डर जाता है। उसके बाद वो जल्दी से जमीन पे झुक जाता है और वो बोलता है, मैं अपोलोजाइज करता हूँ। फिर उसे याद आता है, ये तो वही है जिसको मैंने मारा था। गांव साथ ही में बहुत डरा हुआ होता है। ये सब चीज बाकी सब लोग भी देख रहे होते हैं। साथ ही में वो पूछ रहा होता है, तुम वही हो जिसको मैंने मारा था। फिर वो हंसता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना वो जगह साफ करो जहाँ से इंपॉर्टेंट गेस्ट जाएंगे। ये बोलते के साथ गाउंटो के फेस के पास वो अपना सलाइवा गिरा देता है और बोलता है, इसे साफ करो और साथ ही में अपने जबान से साफ करो, जो कि सुनने में एक बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है। उसके बाद गाउंटो डर जाता है और फिर वो लड़की बोलती है, रुक जाओ मैं साफ कर दूंगी, तुम मत करना, जाओ यहाँ से, मास्टर को किसी चीज की जरूरत होगी, अंदर जाओ जल्दी। फिर वो रोने लगती है और यंग लीडर की तरफ देखती है। इतना कुछ देखने के बाद यंग लीडर का आखिर में कंट्रोल छूट जाता है और वो बोलते हैं, हाँ हमें इसे साफ तो करना होगा, पर जिसने फैलाया है वही साफ करेगा और वो अपने मुंह से साफ करेगा। जो सुनने के बाद सब लोग देखने लगते हैं यंग लीडर की तरफ और फिर गांव भी रुक जाता है। फिर यंग लीडर बोलते हैं, तुम अभी इसे साफ करो। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम बेवकूफ ऐसा कैसे बोल सकते हो। यहीं पे हमारा पार्ट 5 खत्म होता है। पार्ट 6 बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू। तो पार्ट 6 से स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गांव तो नीचे बैठा हुआ और डरा हुआ होता है कि उसे वो स्लाइवर साफ करना पड़ेगा। उसके बाद बीच में यंग मास्टर बिले दिन बोलते हैं, गाओ ताओ ये तुम साफ नहीं करोगे, ये वही साफ करेगा जिसने फैलाया है। फिर गांव तो यंग मास्टर बिले दिन की तरफ देखने लगता है। फिर यंग मास्टर बिले दिन बोलते हैं, मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ, तुम ये साफ करो। जो सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और देखने लगता है। और फिर मास्टर बोलते हैं, अब तुम अपने मुंह से ये साफ करोगे। फिर वो देख के बोलता है, तुम बेवकूफ ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैंने तो ये भी सुना है कि तुम एक लड़की से मार खाए थे, क्या तुमने अपना दिमाग सच में खो दिया है। फिर यंग मास्टर गाउंटो की तरफ बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो। फिर गांगटो बोलता है, आप ऐसे एक्ट मत कीजिए, मैं साफ कर दूंगा इसे। तो यंग मास्टर बिलेदिन बोलते हैं, क्या तुमने सुना नहीं, अब ये मैटर मेरा है, तुम जाओ। ये देखने के बाद पीछे से एक सैनिक सोच रहा होता है और वो बोलता है कि हम सभी तैयार हैं। फिर वो अनदर क्लैंग लीडर सामने से बोलता है, तुम किस चीज़ की तैयारी करोगे और क्या देखोगे। फिर यंग मास्टर बिलेदिन जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपने मुंह से भी इसे साफ करोगे फिर भी जमीन ही गंदा होगा। ये सुनने के बाद अनदर यंग क्लैन लीडर बोलता है, मैं इसे साफ नहीं करूंगा। फिर बिलियन बोलते हैं, नहीं तो तुम मार खाओगे। फिर वो सामने वाला बोलता है, तो चलो आज देख लेते हैं कौन सक्सेसर है सबसे पावरफुल स्वॉर्ड फैमिली का। फिर वो दोनों आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो बोलता है, मैं बहुत दिन से इस चीज़ का इंतजार कर रहा था। फिर वो अचानक से एक मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है और उसे यंग मास्टर बिलियन डॉज कर देते हैं और उसे मारते हैं एक मुक्का बदले में। फिर उसके बाद बाकी लोग हैरानी से देखने लगते हैं और वो बोलता है, तुम बेवकूफ़ ये कैसे कर सकते हो। और वो दोबारा से खड़ा होता है और अपना पूरा पावर लगा के मारने के लिए तैयार होता है, जो कि फिर से डॉज कर दिया जाता है। और इस बार यंग मास्टर हंस रहे होते हैं। बार बार वो डॉज करने के बाद फिर से एक बार उसे पंच करते हैं यंग मास्टर, जिसकी वजह से वो जाके जमीन पे लड़खड़ा के गिरता है। यंग मास्टर को इतना ताकतवर देखते हुए बाकी लोग हैरान होते हैं। फिर यंग मास्टर मन में सोचते हैं, ये हमेशा पछताएगा इस दिन के लिए क्योंकि इसने आज ये चीज़ को मजाक में लिया था। फिर लगातार यंग मास्टर मुक्का मारते जाते हैं उसके फेस पे और आखिरी में लास्ट पंच मारते हैं, जिसकी वजह से वो दूर में जाके फेंका जाता है और बाकी लोग देख रहे होते हैं। फिर अनदर क्लैन के सोल्जर्स अपने मास्टर को उठा रहे होते हैं। फिर वो गुस्से में बोलता है, मार दो उसे। जिसके बाद वो सारे सिपाही देखने लगते हैं और वो सोचते हैं, सिर्फ इतनी सी चीज के लिए किसी और क्लैन के सक्सेसर को मारना सही नहीं होगा, पर मैं ऑर्डर को इग्नोर भी नहीं कर सकता। फिर साथ ही में यंग मास्टर के सोल्जर्स भी तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं, आप ऑर्डर दीजिए। फिर दोनों ही तरफ तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए। और उसके बाद अनदर क्लैन कमांडर बोलता है कि रुक जाओ, ये सारी चीज़ें हमारे बड़े सॉल्व करेंगे, हमें इतनी बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए। फिर इसके बाद अनदर यंग क्लैन लीडर इतने गुस्से में होता है कि वो अपने ही सैनिक का तलवार निकाल के मारने के लिए दौड़ जाता है, पर वो जैसे ही टच करता फिर से यंग क्लैन लीडर डॉच कर देते हैं
और उसके बाद उसका हाथ तोड़ देते हैं मार के। और वो कस के पेन में चिल्ला रहा होता है। और उसे एक किक मारने के बाद लास्ट में एक पंच मार, जिसकी वजह से उसका मुंह टूट जाता है और वो फेंका जाता है। फिर जल्दी से बोला जाता है कि डॉक्टर की तैयारी करो, क्योंकि इसका ब्लड फ्लो भी रोकना, नहीं तो ये मर जाएगा। और बोला जाता है कि सिंडिकेट लीडर को जाके इन्फॉर्म करो। फिर गांगतो बोलता है यहाँ से आप चलिए, नहीं तो सिंडिकेट लीडर आ जाएंगे और यहाँ बहुत बड़ा ट्रबल में आप फंस जाओगे। पर वो यंग मास्टर बेले दिन सुनते नहीं है और वो बोलते हैं ये सारी चीज़ों की शुरुआत मेरे ही बेवकूफ़ी की वजह से हुई थी, और गांगतो भी अभी तक मेरे ही वजह से मार खा रहा था, तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। फिर भी गांगतो बोल रहा होता है आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आप क्या देख रहे हैं, जल्दी चलिए यहाँ से। फिर बेले दिन गांगतो को बोलता है अब तो बहुत लेट हो गया है शायद। फिर सामने से दोनों ही क्लैन लीडर आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और पीछे में यंग क्लैन लीडर के भी फादर खड़े होते हैं, जो कि हैरानी से देख रहे होते हैं। और गोंग तो पूरा डरा होता है। तो पार्ट 7 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सिंडिकेट लीडर आ रहे होते हैं और बोलते हैं ये यहाँ पे क्या हो रहा है। वो देखते हैं कि उनका बेटा जमीन पे गिरा हुआ होता है और वो बोलता है इसने मेरे को मारने की कोशिश की है। उसके बाद सिंडिकेट लीडर गुस्सा में आ जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। जैसा ही सिपाही कुछ बोलने वाला होता है, सिंडिकेट लीडर एक तमाचा कस के मारते हैं, जिसकी वजह से वो सिपाही वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद सभी लोग देख रहे होते ये सब होते हुए, और काउंट तो पूरा डरा हुआ होता है। साथ ही में बाकी के सिपाही उसके बेटे को उठा रहे होते हैं। और उसके बाद सिंडिकेट लीडर बोलता है यंग मास्टर के फादर को कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे। फिर यंग मास्टर के फादर यंग मास्टर की तरफ देखने लगते हैं और वो बोलते हैं आखिर यहाँ हुआ क्या था। वो सारी बातें बता देता है। उसके बाद वो सब सुनने के बाद सिंडिकेट लीडर चिल्लाते हैं और बोलते हैं बस एक छोटे से सर्वेंट की वजह से तुमने मेरे बेटे को मारा। और वो बोलता है इसका क्लैरिफिकेशन कैसे दोगे। फिर उसके बाद यंग लीडर के फादर बोलते हैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेना चाहिए। सब लोग इसके बाद चौंक जाते हैं और सिंडिकेट लीडर सोचता है ये अभी इसने क्या कहा। फिर वो दोनों आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं और यंग मास्टर के फादर बोलते हैं तुम्हारे बेटे ने अपना स्वॉर्ड तक निकाला था मेरे बेटे को मारने के लिए, और सभी ने देखा है कि यहाँ पे हुआ क्या था। ये सारी चीजें सुनने के बाद सिंडिकेट लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं अभी तुम ये क्या कह रहे हो। इसके बाद यंग मास्टर के फादर बोलते हैं अगर ये मैटर रिवील हुआ बाहर तो सिर्फ ना ही यंग मास्टर यांग हंसेंगे, बल्कि पूरा सिंडिकेट हंसेगा इस बात पे। फिर सिंडिकेट लीडर कहते हैं आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर सामने से लीडर बोलते हैं मैं ये सवाल सेम तुमसे पूछता हूँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनने के बाद सिंडिकेट लीडर पूरा हैरान होता है। उसके बाद सिंडिकेट लीडर बोलता है अब मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता इस मामले में, और तुमने जितने भी पैसे लिए हैं वो सारे पैसे मुझे वापस करो। फील्डर बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुम्हारे पैसे वापस करूंगा, देखो यहाँ अभी जितने गेस्ट हैं सब जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं यहाँ से चलो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर फिर यंग मास्टर अपने फादर को बोल रहे होते हैं बात को क्लियर करने के लिए कि इसने हमारे फैमिली पे हाथ उठाया था, इसीलिए मैंने उसने हाथ उठाया। फिर गांगतो और वो मेड सोचती है किसने हमें फैमिली कहा, जिसकी वजह से वो दोनों पूरा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद यंग मास्टर के फादर यंग मास्टर की तरफ देख रहे होते हैं और वही चले जाते हैं। और साथ ही में बोलते हैं स्क्वाड लीडर सी हो तुम मेरे साथ आओ। फिर लीडर बोलते हैं कि तुम लोग तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। फिर मेट थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलती है हाँ। यंग मास्टर फिर बोलते हैं तुम लोग डरो मत, वो बैस्टर्ड अभी कभी भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, और अब तो वैसे करेगा ही नहीं क्योंकि मैंने उसकी इतनी अच्छी पिटाई की है। तो अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ इस बात के लिए, और अब से तुम्हें मेरी पूरी फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। ये सुनने के बाद वो दोनों ही पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये उनके साथ पहली बार हुआ था। और वो मेड बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर गांगतो बोलता है क्या आपको डर नहीं लग रहा है यंग मास्टर। तो यंग मास्टर बोलते हैं मुझे क्यों डरना चाहिए। फिर गांगतो बोलता है जैसा कि पता है आपको ये पूरे सिंडिकेट में सबसे पावरफुल ग्रुप है। फिर यंग मास्टर बताते हैं कि भले वो तादाद में ज्यादा हो पर उनके लिए बहुत कम ही लोग लॉयल हैं, पर जैसा कि तुमने हमारे स्क्वाड को देखा वो हमारे लिए पूरी तरीके से लॉयल हैं, उनकी बातों से पता चलता है। पर ये सुनने के बाद भी गांगतो बोलता है फिर भी वो नंबर में अभी भी बहुत ज्यादा है। फिर वो बोलते हैं यंग लीडर नंबर में ज्यादा होने से कुछ भी नहीं होता है और वॉर इतनी आसानी से भी नहीं होती है, तो तुम इसकी चिंता मत करो। साथ ही में लीडर ये भी बताते हैं कि उसने अपने बेटे को भी सही से मार खाने के बाद नहीं देखा कि उसे कितनी चोट लगी है। वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसका ईगो हर्ट हुआ था, और हाँ उसका नेचर एंगर का बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। फिर लीडर सोचते हैं वो तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश आदमी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। फिर गांग तो बोलता है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है आप क्या बोल रहे हो। फिर लीडर बोलते हैं तुम ये सब मत सोचो और तुम जाके रेस्ट करो। फिर पीछे से गांग तो बोलता है
यंग मास्टर फिर बोलते हैं हाँ। फिर गांगतो बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आपने पहले किया। फिर यंग मास्टर मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं और बोलते हैं तुम इसे पूरी जिंदगी याद रखना। फिर यंग मास्टर चिंता में होते हैं और सोचते हैं इसके पिछले एक्सपीरियंस से तो नहीं लगता ये अभी भी कोई एक्शन लेगा और ये कुछ नया मेथड निकालेगा रिवेंज लेने के लिए, तो इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और इसके हाथ भी बहुत गंदे हैं, ये कुछ भी कर सकता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है जहाँ पे मास्टर अपने घर के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं ये तुम क्या कर रही हो, ये हमारी जनरेशनल प्रॉपर्टी है, इससे हमें बहुत ज्यादा लगाव है। फिर यंग मास्टर की मदर बोल रही होती है इसे हम लोग बेचेंगे और अपना सारा कर्जा पूरा करेंगे। इस चीज के लिए मानते नहीं है लीडर, पर यंग मास्टर की मदर समझा रही होती है ये बस एक आइटम है, तो आप इतना चिंता मत करिए, हमारा बेटा हमें ज्यादा प्यारा है, हमें अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है। तो लीडर बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें भरोसा है? मदर बोल रही होती हैं हाँ मुझे है। के बाद हमें दिखाया जाता है बाहर में लीडर खड़े होते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इनकारनेट किया हूँ खुद के वजह से, पर अब ऐसा लगता नहीं। अब लगता है इनकी कन्वर्सेशन सुन के कि मैं यहाँ इनकारनेट करने के लिए ही, इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होगा और कहीं ना कहीं अब इम्पोर्टेंस बन चुका है इस फैमिली का मेरी जिंदगी में। तो गाइस पार्ट 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गांगतो और बिली दिन नहीं जा रहे होते हैं। फिर गांगतो पूछता है मास्टर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फिर बिली दिन बताता है कि हम लोग यंग सिंडिकेट से मिलने के लिए जा रहे हैं। जो गांगतो सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर गांगतो पूछता है पर हम लोग जा क्यों रहे हैं? तो बिली दिन बताता है कि हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। पर गांगतो बताता है जिस तरीके से हमारा भी लड़ाई हुआ है मुझे नहीं लगता वो लोग फिर हमें वापस आने देंगे। पर बिलीदिन बोलता है तुम इसकी टेंशन मत लो। बिलीदिन बताते हैं कि मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है। तो गोंगतो बोलता है पहले आप एक काम करो अच्छी न्यूज़ सुना दो। फिर बिलीदिन बताते हैं हंसते हुए कि अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं तुम पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। फिर गोंगतो ये सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उसके बाद फिर गोंगतो पूछता है क्या आपके पास कोई प्लान है हम लोग जा रहे हैं तो? फिर बिलीदिन बताते हैं हम लोग वो रास्ते में बना लेंगे। फिर बिलीदिन को एक चीज़ का एहसास होता है कि इससे पहले मैंने कभी भी किस जोक को नहीं मारा बिफोर लाइफ में, यानी ये अपने पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं। तो उस समय इन्होंने कभी जोक नहीं मारा और ये पहली बार है जो कि इन्होंने जोक मारा है। फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है जहाँ पे सिंडिकेट लीडर अपने बेटे के साथ बैठे हुए होते हैं और उनका बेटा पूरी तरीके से घायल हालत में होता है। उसके बाद सिंडिकेट लीडर बोल रहे होते हैं तुम उस बेवकूफ़ से मार कैसे खा गए? वो फिर बताता है मुझे नहीं पता मैं कैसे मार खा गया, पर इसका बदला फादर ज़रूर लीजिएगा, मेरे लिए उस बेवकूफ़ को मार दीजिए जान से। फिर सिंडिकेट लीडर बोलते हैं यही मेरा प्लान है और वो कहीं न कहीं अपना ईगो सैटिस्फाई भी करना चाहता था। वो कहीं न कहीं ये सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा कहीं न कहीं वैल्यू कम हो जाएगा इस पूरे सिंडिकेट में। फिर वो हँसते हुए एक ईविल स्माइल देता है और बोलता है उसको ये कर्ज़ चुकाना होगा मेरे साथ उलझने का। उसके बाद हमें फिर से सीन शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है बिलीदिन और गांगतो की तरफ। फिर बिलीदिन बोलते हैं गांगतो क्या तुम सीखना चाहोगे मार्शल आर्ट? फिर गांगतो बोलता है ये तो हो नहीं सकता, आप इतना जल्दी इसलिए सीख गए क्योंकि आप एक अच्छे फैमिली में पैदा हुए हो, पर मैं एक अच्छे फैमिली में पैदा नहीं हुआ इसीलिए मैं नहीं सीख सकता। फिर बिलीदिन बताते हैं इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे फैमिली में पैदा होते हो कि नहीं, आपका बस रिलेशन जिनको से बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सुनने के बाद वो समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है। फिर गांगतो बोलता है आपका मतलब कहीं टैलेंट से लेकर तो नहीं या फिर एफर्ट से लेकर? तो फिर बिलीदिन बताते हैं नहीं इससे भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गांगतो पूछता है आखिर वो एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या? तो बिलीदिन बताते हैं वो है रिलेशनशिप, तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है जिनको के लिए, ये है असली इम्पोर्टेंट चीज़। फिर काउंटर पूछता है ये आखिर है क्या चीज़, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर बिलीदिन अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। फिर हमें दिखाया जाता है बिलीदिन और गांगटो आ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे और वो बोलता है कि मुझे एक रूम चाहिए। फिर जब वो 2 रूम बुक कर रहे होते हैं फिर गांगटो बोलता है मैं बाहर ही सो जाऊंगा, पर बिलीदिन बोलते हैं तुम इतनी ठंड में बाहर नहीं सोगे, तुम मेरे साथ मेरे रूम में सोगे। तो गांगटो बोलता है एक बार आप फिर से बोलना आपने क्या बोला? तो फिर बिलीदिन बोलते हैं मैंने बोला कि हम दोनों एक साथ एक रूम में सो सकते हैं। जो सुनने के बाद गांगटो हैरान हो जाता है। फिर बिलीदिन बताते हैं कि उस कमरे में क्योंकि 2 बेड होगा तो एक में तुम सो जाना एक में मैं सो जाऊंगा। गांगटो इसलिए हैरान होता है क्योंकि इससे पहले उसके साथ ऐसा किसी ने ट्रीट नहीं किया था, इसी कारण से उसे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है। फिर बिलीदिन बताते हैं सोने से पहले हम लोग ड्रिंक कर लेते हैं। बिलीदिन बैठता है ड्रिंक करने के लिए और गांगटो को बोलते हैं कि तुम भी आओ मेरे साथ यहाँ बैठ के ड्रिंक करो। पर गांगटो के लिए ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी अपने क्लैन लीडर के सामने ड्रिंक नहीं किया है। वो एक सर्वेंट था इसीलिए उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था, जिसके लिए गांगटो एग्री नहीं करता। पर बिलीदिन उसको मना लेते हैं और बोलते हैं आओ यहाँ बैठो।
फिर बिली दिन जब सर्व करने लगते हैं उसको ड्रिंक, तो फिर गांगतो बोलता है ये मैं खुद से ले लूंगा, पर बिली दिन बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हें दे रहा हूँ इडियट। फिर गांगतो बोलता है ऐसे आपके करने की वजह से कहीं मुझे कोई बैड हैबिट ना लग जाए। फिर गांगतो डरते हुए ये भी बोलता है आप मुझे स्पाई करने के लिए भेजोगे क्या, इसीलिए आप मुझे पिला रहे हो, ये इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हो। फिर बिली दिन चुप रहते हैं तो गांगतो बोलता है मेरा शक सही था, आप इसीलिए इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हो। तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं पार्ट 9 की तरफ। पार्ट 9 में हमें दिखाया जाता है कि गांगतो और बिली दिन बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं साथ में। गांगतो पूछता है बिली दिन से कि यंग मास्टर मेरे पास एक क्वेश्चन है। बिली दिन बोलते हैं हाँ पूछो, के बाद वो बोलता है मार्शल आर्ट को लेकर क्वेश्चन है, आखिर आपने उसे इतना आसानी से कैसे हरा दिया। फिर बिली दिन बताते हैं कि मैं अभी कुछ दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था। तो फिर गांगतो बोलता है कुछ दिनों से क्या मतलब है आपका, आपने बस 10 दिन ही ट्रेनिंग की है। फिर बिली दिन बोलते हैं इतना काफी है। फिर गांगतो बोलता है आप में बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, प्लीज आप दोबारा चेंज मत होना। फिर बिली दिन बोलता है ठीक है मैं नहीं होऊंगा चेंज दोबारा। फिर बिली दिन बोलता है कि तुम भी अपना प्रॉमिस मत तोड़ना जो कि तुमने अपने मुंह से बोला है। फिर बिली दिन साथ ही में ये भी बताता है कि मैंने अपना मार्शल आर्ट स्किल छुपा के रखा था, मैं इससे भी ज्यादा और स्ट्रांग हूँ, मैंने अभी 30% अपनी पावर छुपा के रखी है। तो गांगतो बोलता है आपने अपनी स्किल छुपा के पर क्यों रखी है, क्या अब आपको कोई अपना पर्पस मिल गया है। तो बिले दिन बताते हैं हाँ अब मुझे एक अपना पर्पस मिल गया है जिंदगी का। उसके बाद जब गांगतो की ड्रिंक खत्म होती है तो बिले दिन दोबारा गांगतो को ड्रिंक दे रहे होते हैं, जो देखने के बाद गांगतो पूरा चौंका हुआ होता है, आखिर एक मास्टर अपने सर्वेंट के साथ ऐसे ट्रीट कैसे कर सकता है। फिर गांगतो वो ड्रिंक लेता है और पी जाता है। फिर गांगतो बताता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये पहली बार पिया है और फील किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और यहाँ पे गांगतो और बिलेदिन दोनों ही खड़े होते हैं एक ग्राउंड में। उसके बाद बिलेदिन बोलते हैं अब तुम जाओ अपने प्लान पे काम करो। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि बिलिदिन भेजते हैं गांगतो को स्पाई बन के यंग सिंडिकेट के पास, और वहां पे जाके इसे स्पाई करना होता है कि आखिर वहां पे प्लान चल क्या रहा है। फिर उसके बाद बिलिदिन भेज देते हैं और गांगतो बाई कहते हुए चला जाता है। फिर बिलिदिन सोचते हैं कि इतना आसानी से तो ये हार नहीं मानेगा, पर अगर ये पकड़ा गया तो ये बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। पर साथ ही में उन्हें इस चीज का भी भरोसा होता है कि इतना आसानी से हमारा प्रॉमिस नहीं टूटेगा, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फिर हमें 4 दिन बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे बिली दिन सोच रहे होते हैं कि अब तो 4 दिन हो गए होंगे, अगर वो पकड़ा गया होगा तो उसे टॉर्चर किया जा रहा होगा। पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बगल में एक आवाज आती है और वहाँ पे कैप पहना हुआ एक इंसान खड़ा होता है, जहाँ पे बिली दिन समझ जाते हैं कि ये गाँव तो है। जैसे वो सर से हटाता है टोपी, फिर उसके बाद वो बोलता है ये बहुत ही ज्यादा रिक्सी था। फिर वो दोनों एक साथ होटल में बैठ जाते हैं। उसके बाद गांगतो बैठ के बिलेदिन को बता रहा होता है कि मैंने यहाँ पे सुना है और स्पाई किया है कि यहाँ डजन ऑफ लोग यानी मोर देन 12 पीपल तैयार हुए हैं अटैक करने के लिए हम लोग पे, तो हमें संभल के रहना पड़ेगा। और एक र्यूमर ये भी फैला है वो जो लड़की है वो मेड है, उसके साथ आपने हरासमेंट किया है तभी जाके दोनों में लड़ाई हुई है, और उसके बाद भी आपने यंग सिंडिकेट लीडर को मारा है, जो कि आपके इमेज पे बहुत गंदा असर करेगा। पर साथ ही में गांगतो ये भी बताता है कि मैंने एक मेड को अपने साइड कर लिया है। फिर गांगतो बोलता है कुछ चीज अभी मैं पता नहीं लगा पाया हूँ, पर बिलिदिन बोलते हैं इतना जो भी तुमने अचीव किया ये मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, तो बस इतना तुम्हारे लिए काफी है अचीव करना। फिर गांगतो बताता है मैंने एक और खास चीज यहाँ पे पता लगाई है। तो बिलिदिन बोलते हैं क्या। तो गांगतो बताता है कि मेरा फेस बहुत अच्छे से वर्क करता है वुमेन्स के ऊपर। जिसके बाद गांगतो थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, पर बेली दिन बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो। और उसके बाद फिर गांगतो थोड़ा स्टाइल मारता है, पर जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। फिर वहां पे गांगतो पूछता है क्या हम लोग वापस नहीं जा रहे हैं। तो फिर बेली दिन बोलते हैं अभी इतना जल्दी नहीं, हमें अपना काम पूरा खत्म करके ही जाना होगा। तो पार्ट 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यंग सिंडिकेट लीडर बेड पे होते हैं पूरी तरीके से बैंडेज में लिपटे हुए। उसके बाद उनके सामने एक लड़की आती है और यंग सिंडिकेट लीडर बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम मेरे पास आओ इधर। पर वो लड़की बोलती है मेरी अब शादी होने वाली है। तो यंग सिंडिकेट लीडर बोलता है तो उसमें मैं क्या करूँ, इसका मतलब ये तुम कहना चाहते हो तुम मुझे सर्व नहीं करोगे, तुम्हारी शादी होने वाली होगी तो फिर यंग सिंडिकेट लीडर डरा के बोलते हैं उस लड़की को क्या मैं तुम्हारे फैंसे को मार दूं या फिर तुम मुझे भी सर्व करोगी। जिसके बाद वो लड़की मान जाती है और वो लड़की सोचती है सारे के सारे मर्द इसी तरीके के होते हैं। पर अचानक से पीछे से उस लड़की को कोई पंच करता है, जिसकी वजह से वो लड़की पैरालाइज हो जाती है खड़े खड़े। और उसके बाद यंग सिंडिकेट लीडर सोच रहे होते ये क्या हुआ, कौन है ये। पर पीछे से एक मास्क पहने हुए निंजा वाला जो मास्क होता है जैसे कि आपको पैनल में दिख रहा है उस टाइप का पहने हुए एक आदमी आता है और वो लड़की को फिर गिरते हुए पकड़ लेता है। फिर वो सामने से बोलता है तुमने कहा मैं कौन हूँ। तो यंग सिंडिकेट लीडर्स होते हैं इसका तो मैंने पहले आवाज सुन चुका हूँ।
तो उन्हें याद आ जाता है कि ये तो बी की आवाज़ है, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो बिलेदिन ही होगा, क्योंकि वो अभी के समय में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, तो वो अकेले मारने के लिए आया था। तो उसके बाद वो पेट में तलवार भोंक देता है, जिसके बाद उसे पेन फील होता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। फिर बिलीदिन बोलता है तुमसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। उसके बाद वो तलवार लेके उसका पूरा सीना चीर देता है। इसके बाद खून का पूरा छींटा उड़ता है। जो हमें सीन शिफ्ट होते हुए खजता है, जहाँ पे वाइस कैप्टन बोल रहे होते हैं कि अगर हम लोगों ने इन लोग पे अटैक किया तो पूरे जिंदगी में हमें बगावत देखने को मिल जाएगी। पर वो बोलते हैं ये ऑर्डर से हमें कुछ नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं मेरा बेटा लगभग मरने वाला था, तो मैं उन्हें क्यों ना मारूं, मेरे पास एक रीज़न है। फिर वो बताते हैं कि एक और लीडर जिनके बेटे को हल्का सा चोट लगा था, तो उन्होंने पूरा का पूरा एक सेट को मार दिया था, यानी उसे फिनिश कर दिया था पूरी तरीके से। और मैं अब नहीं रुकने वाला, तुम जितना भी रोको। पर वो फिर भी रोकने की कोशिश करता है। फिर सामने से हमें एक और आदमी दिखाई देता है जो कि बहुत डरावना सा दिख रहा था, जिसका नाम होता है ब्लड हाउंड। उसके बाद वो बोलता है मैं भी इसमें मदद करूंगा, जिसके बाद लीडर का और मनोबल बढ़ जाता है। फिर लीडर बोलते हैं हमें अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मेरे पास अब ब्लड हाउंड है। अब अगर तुम यहाँ से नहीं गए और बोलते रहे तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। पर वो वहां से हिलता नहीं है। फिर लीडर एक चीज़ बोलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होता है कि जिंदगियों में दो तरीके के लोग हैं, एक जिन पे रूल किया जाता है और एक जो रूल करते हैं। तो मैं अभी ताकतवर में आता हूँ तो मैं रूल करूंगा और उन सभी का सफाया कर दूंगा। उसके बाद वो बोलते हैं तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए, अगर तुम इस बार नहीं गए तो मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। जिसके बाद वो गेट से बाहर निकलते और सोचते मैंने इनकी 20 साल तक नौकरी की, पर आज मुझे ऐसा सिला मिल रहा है, इतनी ज्यादा बेइज्जती सहने को मिल रहा है। फिर जैसे वाइस कैप्टन बाहर निकलते हैं वो सुनते हैं लीडर की आवाज़। वो बोलते हैं अगर उन्होंने एक कुत्ता भी पाला होगा तो उसे भी मैं मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो सुनने के बाद वो थोड़ा देर ट्रॉमेटाइज हो जाता है और बोलता है वो कितने क्रूअल लोग हैं। उसके बाद सामने से एक आदमी को आते हुए दिखता है जो कि होता है बी, जिसने थोड़ी देर पहले यंग सिंडिकेट लीडर को मारा था। उसके बाद वो दोनों सतर्क हो जाते हैं और वो तलवार निकालने लगता है, पर वो आवाज सुनते के साथ ही बोलता है ये तो बी है। के बाद बिलीदिन बोलता है क्या तुम इस तरीके से मरना चाहोगे इन लोग की गुलामी में। वो थोड़ा देर के लिए सोचने लगता है और वो उसकी आवाज़ से कंफर्म भी हो जाता है कि ये पक्का बिलीदिन है। उसके बाद बिलीदिन बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें एक नई लाइफ स्टार्ट करने का मौका दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद वो वहाँ पे चुप हो जाता है। हमारा पार्ट 10 यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं पार्ट 11 को, अगर एक अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं कोशिश करूँगा एक नया मानवा स्टार्ट करने का। सो तब तक के लिए थैंक यू।